राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनिंग सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की क्लास में अपन आरएएस प्री 2015 मैथ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को डिटेल्स में देखने वाले हैं। हर एक तरीके के क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे और देखेंगे क्या उसका सही और सटीक सॉल्यूशन होना चाहिए। सेशन की शुरुआत करते हैं और 2015 के अंदर अगर बात करूं तो अपना पहला क्वेश्चन आपको ये था, बहुभुज का क्वेश्चन था, 2D का क्वेश्चन है जिसको आप क्षेत्रफल वाला चैप्टर कहते हैं, उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कह रहा है कि एक समबाहुभुज के एक वहिष्य कोण तथा एक अंतःकोण का अनुपात दिया है 1:5। आगे कह रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी ये बताना है कि जो बहुभुज है उसके एक अंदर वाला कोण और एक बाहर वाले कोण का रेशियो दिया है, आपको बताया है वह बहुभुज कितनी भुजाओं से घिरा हुआ है ये बताना है। देखो मैंने क्लास में आपको चीख चीख कर चिल्ला पढ़ा रखा है कि हमेशा ध्यान रखेंगे, और क्या ध्यान रखेंगे कि सर प्रत्येक अंतःकोण, या फिर ऐसे कह दूं एक अंतःकोण, अंतः मतलब अंदर वाला कोण, और एक बाहर वाला कोण बाह्य कोण, इनका योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज क्लास में कोर्स में भी अच्छे से आपको समझा रखा है। इन्हीं का रेशियो दिया है कितना सर, बाहर वाले और अंदर वाले का 1 और 5। तो मैंने बोला सर यहां टोटल कितना बैठेगा 6, और हमें पता है कि इनका टोटल कितना होता है 180, तो यह कितने गुने पे बैठ रहा है सर 30 गुने पे। तो मैं पूछूं बाहर वाला कोण कितना होगा, तो आपने कहा सर 30 का गुना कर दीजिए, कितना आ गया 30 डिग्री। अंदर वाला कोण कितना होगा, तो आपने कहा सर 30 का गुना कर दीजिए, कितना आ गया सर 150। क्लियर है। इसका मतलब जो बाहर वाला एक कोण है वो 30 डिग्री का है और अंदर वाला एक कोण कितने का 150 डिग्री का। अब हमसे कह रहा है कि भुजाओं की संख्या निकाले, तो जब भी भुजाओं की संख्या निकालनी हो तो मैंने कहा था कि अंतः कोण से क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, हमेशा बाह्य कोण से सॉल्व करना। और आपको पता है कि बाहर वाले जितने भी कोण हो सब मिलाकर 360 डिग्री होते हैं। जी सर। और एक कोण तुमको कितने डिग्री का पता है 30 डिग्री का, तो इसमें 30 डिग्री का भाग लगा दो। भाग लगाते ही यह कितनी 12 भागों में बढ़ जाएगा, 12 भागों में। इसका मतलब भुजाओं की संख्या कितनी है 12 है। बात खत्म। हर चीज कोर्स में डिटेल्स में करा रखा है। क्लियर है ये बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आसान सा है, देखने में थोड़ा अटपटा लगे लेकिन क्वेश्चन क्या है, आसान है। क्या कह रहा है, Q प्लस आर ग्रेटर देन P प्लस एस, P प्लस क्यू ग्रेटर देन R प्लस एस, तब यह निश्चित है कि P क्यू आर एस एक घनात्मक पूर्ण संख्या है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, आगे एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है। बोलोगे जी सर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर Q और R को जोड़े तो इसका वैल्यू P और S से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन जब हम P और Q को जोड़े तो इसका वैल्यू R और S से ज्यादा होना चाहिए। हमें यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जबकि यह पता है पी क्यू आर एस पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है भाई। चलिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से जोड़ देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से जोड़ देंगे। इनको जोड़ो। जैसे मैं इनको जोड़ूंगा तो 2 बार तो Q मिलेगा, Q और Q 2 बार, एक बार P मिलेगा, एक बार R मिलेगा ग्रेटर देन। इनको जब मैं जोड़ूंगा तो सर 2 बार तो S मिलेगा, एक बार P मिलेगा और एक बार क्या मिलेगा R मिलेगा। अब कंपेयर कर लो। कंपेयर करने का मतलब सर ये P और P आपस में कैंसिल, सर ये R और R आपस में कैंसिल। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2Q बड़ा होगा किससे, 2S से। अगर 2Q का 2 गुना बड़ा है S के 2 गुने से, तो सर ये 2 और 2 कैंसिल, तो हम ऐसा कह सकते हैं Q बड़ा होगा किससे, S से। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, Q ग्रेटर देन क्या है, S से। Q का मान S से तो क्या होगा, ज्यादा होगा। बाकी का रिलेशन हमें नहीं पता। क्लियर है ये बात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिक पहले से पता है तो आसानी से कर पाओगे। अगर आपको उस नंबर्स के बारे में नहीं पता तो फिर इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और एक एक लॉजिक आपको क्लास में कोर्स में अच्छे से पढ़ा रखा है। क्लियर ये बात है। जो भी बच्चे नहीं जानते कि सर हमारा कौन सा एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन का हमारा नाम है, यहां ब्लिंक कर रहा होगा, रीजनिंग ऋषि सर। आप गूगल प्ले स्टोर से रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। वहां फ्री में आपके लिए टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आरएस की बात कर लूं, पीएसआई की बात कर लूं, राजस्थान स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं सबके लिए फ्री में हम टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाते हैं। साथ साथ में वहां से आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बढ़िया बना सकते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पता होगा पहले से लॉजिक तो आसानी से हो जाएगा। कह रहा है पिछले वर्ष इना की आयु किसी संख्या का वर्ग थी, आगामी वर्ष में किसी संख्या का क्या है, घन हो जाएगी, तो उसे आगे आने वाले कम से कम कितने वर्ष का इंतजार करना होगा कि उसकी आयु पुनः किसी संख्या का क्या हो जाएगी, घन।
अब कहना क्या चाह रहा है कि एक लड़की थी जिसका नाम ईना था, अब कुछ भी ले लो, ईना मीना डीना, उसकी अभी कुछ एज होगी, पता नहीं क्या एज है, लेकिन कह रहा है कि 1 साल पहले जो एज होनी चाहिए वह किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, और 1 साल बाद जो एज होना चाहिए वो किसी संख्या का क्यूब होना चाहिए, कहने का मतलब घन होना चाहिए। तो बताना है कि अब कितने साल और इंतजार करें कि एक ऐसा संख्या मिले जो किसी संख्या का क्या हो, क्यूब हो। और यहां आपके 4 ऑप्शन दिए गए। अब आपको यह पता करना होगा कि सर ये x का मान क्या होगा। अब ये डेटा के बारे में आपको नहीं पता तो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब ये डेटा क्या हो सकता है, तो देखो एक लौटा डेटा 26 हो सकता है। अगर मैं उसकी आयु 26 वर्ष मान लूं तो 26 में 1 वर्ष कम कर दूं तो 25 वर्ष मिलेगा क्या, जी सर। 26 में 1 वर्ष बढ़ा दूं तो 27 वर्ष मिलेगा क्या, जी सर। मुझे बताइए 25 किस संख्या का वर्ग है, 5 का। 27 किस संख्या का घन है, 3 का। तो हमसे ऐसा ही तो कहा गया कि ईना की जो आयु है उसमें 1 साल कम करे तो किसी संख्या का वर्ग बने, 1 साल बढ़ा दे तो किसी संख्या का घन बने। तो डेटा बैठ गया। अब इस डेटा के बारे में पता नहीं होगा तो फिर पेपर में करना मुश्किल हो जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि अब इसको, अभी तो पता चल गई है 26 साल की है, अब इसको कितना और इंतजार करना पड़े कि जो संख्या बने वह किसी ना किसी का क्या हो, क्यूब हो। तो ऑप्शन से देख लो। अगर मैंने पहला ऑप्शन उठाया 42 तो मैंने कहा 26 में 42 जोड़ दूं, सर 26 में 42 जोड़ दूंगा 78 बनेगा, क्या 78 किसी संख्या का क्यूब है, नहीं। तो सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 26 में मैंने दूसरा ऑप्शन उठाया 10 जोड़ा तो वैल्यू कितना बना, 36, 36 किसी संख्या का क्यूब है, नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर मैंने 26 में 20 जोड़ा, 20 जोड़ते ही वैल्यू क्या बना, 46, 46 किसी संख्या का क्यूब है, नहीं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब एकलौता बचा यही, तो यही होगा। अब चाहो तो चेक कर लो। सर जैसे ही 38 वर्ष आगे जाएंगे तो 26 और 38 क्या बनेगा, 64। और आप खुद बताओ 64 किसका क्यूब है, तो आप कहोगे सर 4 का क्यूब है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 38। अब क्वेश्चन तभी होता जब ये डेटा आपको पहले से पता होता कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 1 साल पीछे और 1 साल आगे जाए, पीछे जाए तो वर्ग, आगे जाए तो क्या बने, घन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, n के सभी पूर्णांक मानों की संख्या जिसके लिए n स्क्वायर प्लस 48 हमेशा एक पूर्ण वर्ग होगा। कहना क्या चाह रहा है, समझ रहे हो। n के सभी पूर्णांक, n क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब n का मान माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। पूर्णांक यही तो होता है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये पूर्णांक होता है। तो n क्या है सर, इंटीजर है। अब क्या कह रहा है कि कितने मान ऐसे हैं जिनके लिए n स्क्वायर प्लस 48 हमेशा क्या हो, एक पूर्ण वर्ग हो। मतलब n की जगह हम क्या क्या वैल्यू रखें और 48 में जोड़ें कि जो रिजल्ट मिले वो हमेशा क्या आए, पूर्ण वर्ग आए। तो देखो भैया सीधी सी बात है। सर मुझे पता है कि अगर मैं n की जगह 1 रख दूं, जरा सोच के देखो, तो आप कहोगे सर n स्क्वायर प्लस 48, 1 रखूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 48, तो मुझे बताओ यह 49 बनेगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। बोलोगे जी सर पूर्ण वर्ग है, तो n की जगह सर +1 हो सकता है। तो क्या सर -1 भी हो सकता है, तुरंत सोच लो। बोलोगे जी सर हो सकता है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करूंगा तो वो भी 1 ही बनेगा और इसको जोड़ते ही यह वैल्यू कितना बनेगा, 49। तो 2 मान तो ये हो गए। अब इसके आगे आपको सोचना होता, जैसे 2 रखो, नहीं बनेगा। 2 रखोगे तो सर 2 का वर्ग 4, 48 और 4 कितना होगा, 52, नहीं बनेगा। आगे बढ़ो, सर 3 रखो, 3 का वर्ग किया 9, 48 और 9 नहीं बन पाएगा। सर 4 रखो, 4 का वर्ग 16 किया और 48 में जोड़ोगे सर नहीं बन पाएगा। 48 और 16 जोड़ लो। सर 48 और 16 जोड़ा तो यह कितना बना, 64 बन जाएगा। तो सर n का मान एक 4 हो सकता है। ठीक है सर, n का मान मैंने 4 रख लिया। तो आप बताओ सर 4 का स्क्वायर प्लस 48 कितना बना, 64, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो सर इसका मतलब -4 भी रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि -4 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 16 बनेगा और 16 और 48 कितना बनेगा, 64। अब इसके बाद क्या होगा, तो सर 11 रखा जा सकता है। कैसे, तो सर 11 का वर्ग कितना होता है, 121, 121 में 48 जोड़ूंगा 169। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा 11 हो जाएगा तो सर -11 भी हो जाएगा। बोलोगे जी सर, तो टोटल ऐसे कितने मान होंगे, 6। n की जगह हम 6 मान रख सकते हैं और पूर्णांक कहा तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। जीरो लोगे तो काम नहीं बनेगा। तो आपने कहा सर ऐसे n के कितने टोटल मान है, 6 मान। 6 मान रखेंगे n की जगह जो कि पूर्णांक होंगे, तो सर यह परफेक्ट वर्ग बन जाएगा, क्या, n स्क्वायर प्लस 48। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले को देखिए। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 2015-13 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, हालांकि अब इन टाइम पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए XYZ
कार्यखंड को क्रमशः 9, 18 और 24 दिन में समाप्त करते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया, किंतु वाई और जेड कार्य पूर्ण होने से 3 दिन और 2 दिन पहले कार्य छोड़कर चले जाते हैं। कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले कौन गया? वाई, और 2 दिन पहले कौन चला गया? जेड। आगे क्या कह रहा है? पूर्ण हुए कार्य में वाई के सापेक्ष जेड के योगदान का अनुपात बताएं। मतलब जितना भी कार्य पूरा हुआ उसमें वाई ने कितना कार्य किया, जेड ने कितना कार्य किया, उनका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले देखो, समझो सर, मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि सर एक्स पूरे काम को कितने दिन में करता है, तो आप कहोगे 9 दिन में। वाई पूरे कार्य को कितने दिन में? 18 दिन में। और जेड पूरे कार्य को कितने दिन में? 24 दिन में। तो मैं पूछूं पूरा कार्य क्या होगा, तो सर इनका एलसीएम। किनका एलसीएम? इन तीनों का। सर टोटल वर्क है, जो टोटल काम है वह कितना है? 72 है। तो मैं पूछूं एक्स एक दिन में कितना काम करेगा, तो 9 से काट दो, कितनी बार? 9 8 72। वाई एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18 चौका 72। और जेड एक दिन में कितना काम करेगा? 3। ये इसकी एफिशिएंसी है, क्षमता, मतलब एक दिन का कार्य। अब देखो क्या कह रहा है, सर टोटल कार्य मेरे पास कितने हैं? 72। सुनना मेरी बात अच्छे से, बहुत शॉर्टकट और शानदार लॉजिक। टोटल काम कितना है? 72। क्या कह रहा है? वाई काम समाप्त होने से कितने दिन पहले काम छोड़कर गया? 3 दिन। तो मैं काम करता हूं, वाई को 3 दिन के लिए बुला लेता हूं। 3 दिन पहले गया, 3 दिन के लिए बुला लेता हूं। तो मुझे बताओ वाई एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? सर 4 तिहाई 12, मतलब 12 काम ये वाई और कर देगा अगर मैं बुला लेता तो। Z कितने दिन पहले कार्य छोड़कर गया? 2 दिन पहले। तो मैं काम करता हूं, जितने दिन पहले ये कार्य छोड़कर गया उतने दिन के लिए ही बुला लेता हूं। Z को 2 दिन के लिए बुला लिया। Z एक दिन में कितना काम? 3 काम। तो 2 दिन में कितना काम? 6 काम। मतलब Z 2 दिन के लिए आ जाता, 6 काम और हो जाता। तो सर यहां टोटल काम कितना हो जाता? 90। अब बताओ इस 90 कार्य को कौन कर रहा होगा? X तो कर ही रहा होगा क्योंकि X कभी गया ही नहीं। Y को तुमने बुला लिया, Z को तुमने बुला लिया, मतलब X, Y, Z तीनों मिलकर इस 90 कार्य को कर रहे हैं। तो मैं पूछूं कि सर यह तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो सर यह एक दिन में 8 काम, यह एक दिन में 4 काम, यह एक दिन में 3 काम। तो तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम? 8 4 12 3 15। 15 का भाग लगा दो। 15 का भाग लगाते ही पता चल गया कि सर कितने दिन का टाइम लगेगा? 6 दिन का। इसका मतलब क्या है कि जो कार्य है वह टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ है? 6 दिन में। यहां तक की कहानी क्लियर होनी चाहिए कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 6 दिन में। अब देखो क्या पूछा, अब हमसे पूछा Y के काम और Z के काम का रेशियो, काम का ही रेशियो पूछ रहा है। अब खुद सोचो सर पूरा काम कितने दिन में हुआ? 6 दिन में। सोच के देखो पूरा काम कितने दिन में हुआ? 6 दिन में। Y कितने दिन पहले चला गया? 3 दिन पहले। तो सर 6 दिन में पूरा काम होना था, Y 3 दिन पहले चला गया, तो Y कितने दिन काम किया होगा? 3 दिन ही तो किया होगा। 6 दिन में से 3 दिन पहले Y चला गया तो Y काम कितने दिन किया होगा? 3 दिन। अब खुद बताओ Y एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 4 तिहाई 12। टोटल काम 6 दिन में हुआ। Z कितने दिन पहले चला गया? 2 दिन पहले। अगर 2 दिन पहले चला गया तो Z कितने दिन काम किया होगा? 4 दिन। सर एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 4 तिहाई 12। और 12 12 का रेशियो मतलब 1:1, मतलब उनके द्वारा किए गए कार्य का रेशियो क्या होगा? 1:1। काम खत्म। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। ये देखो, ये समांतर माध्य का है। माध्य माध्यिका बहुलक के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर नॉर्मल आप एवरेज का क्वेश्चन मान लो, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसके लिए आपको फॉर्मूले का नॉलेज होना जरूरी है, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABC का समांतर माध्य m/3 है। ठीक है भाई, सर इनका समांतर माध्य m/3 है, तो इनका योग क्या होगा? हमेशा ध्यान रखना है इस चीज का कि सर माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये याद रखना हमेशा। माध्य बराबर क्या? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मुझे बताओ यहां राशि कितनी है? 3, और इनका समांतर माध्य मतलब एवरेज कितना है? m/3। तो मैं बोलूं तीनों का योग क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? जो भी इनका माध्य है और जो भी संख्या उनका गुणा कर दीजिए। बोलो, अगर मुझे यहां पे टोटल निकालना होता तो मैं कहता ना माध्य में संख्या का गुना कर दीजिए। सर माध्य कितना है? m/3, और कितनी संख्या है? 3, तो 3 का गुना, मतलब इन तीनों का योग। किन तीनों का योग? सर ABC का योग कितना आएगा? m आएगा। क्या यहां से ये बात क्लियर है? बोलोगे जी सर। अगला क्या दिया है? 1/A 1/B बराबर -1/C। इनको सॉल्व करो। सर 1/A 1/B और बराबर में क्या है? -1/C। तो बराबर किस साइड आएगा? तो प्लस का 1/C हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा? 0।
बोलोगे जी सर। आगे बढ़े, इनको सॉल्व करो। सर इनका लय से क्या हो सकता है, ए बी सी। ए से ए कटेगा तो यहां क्या बचेगा, बी सी। बी से बी कटेगा तो यहां क्या बचेगा, ए सी। सी से सी कटेगा तो यहां क्या बचेगा, ए बी, और बराबर क्या, 0। अब ये ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए बी सी जो नीचे भाग में इधर गुना में जाएगा, और जैसे ही गुना करोगे 0 का ए बी सी के साथ तो वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि सर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी का मान क्या दिया है, 0 दिया है। ये दो डेटा हमें दिया है। अब हमसे क्या कह रहा है कि सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का माध्य ज्ञात करें। तो सर माध्य कैसे निकालते हैं, राशियों का योग। पहला राशि ए स्क्वायर, दूसरा राशि बी स्क्वायर, तीसरा राशि सी स्क्वायर, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 3, तो ये होना चाहिए। लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान हमें पता नहीं है, ये निकालना होगा। यहां पुट करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे, आंसर आएगा। अब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको एक सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या कि सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए। अब बोलोगे सर यही फॉर्मूला क्यों लगाएं, ये फॉर्मूला इसलिए लगाएं क्योंकि यहां ए का वर्ग बी का वर्ग और सी के वर्ग का योग निकालना था। तो सर कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा है कि स्क्वायर होगा। अगर ये घन होता तो कहीं ना कहीं दिमाग में चलता घन का फॉर्मूला होगा, तो मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में मुझे पहले से इसका मान कितना पता है, एम पता है, तो ये एम का स्क्वायर हो जाएगा। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालना है, ठीक है 2। इसका मान हमें क्वेश्चन में पहले से पता है 0, निकाला था ना हमने, देखो इसका मान 0 और इसका मान m, पुट कर दिया। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि m स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह आप m स्क्वायर रख सकते हैं, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सर यहां इनके जगह मैं क्या रख सकता हूं, एम स्क्वायर रख सकता हूं, और भाग किसका, 3 का। यही अपने क्वेश्चन का सही उत्तर, ऑप्शन नंबर 20 को थोड़ा सा सही कर लेना, इन्होंने लिखा सही से नहीं है। एम स्क्वायर और बटा क्या है, ये 3 है, ये एक्चुअल में ये, ठीक है। एम स्क्वायर बटा 3 अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अब ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिंपल सा शॉर्टकट याद रखो, क्लास में आपको पूरा डिटेल्स में ही बताया। शॉर्टकट क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर कभी भी इस तरीके का डेटा दे दिया जाए और बोला अधिकतम वैल्यू या न्यूनतम वैल्यू बताएं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बताएं, तो आपको ये चेक करना है कि इनके बीच का अंतर सेम है या नहीं है। क्योंकि जब तक इनके बीच का अंतर सेम नहीं हो पाएगा तब तक आप मैक्सिमम मिनिमम बता ही नहीं पाएंगे। तो सर देखिए, सर इनके बीच अंतर कितने का, 8 का, 59 51 8 का, इनके बीच अंतर 8 का, इनके बीच अंतर 8 का, इनके बीच अंतर 8 का, सबके बीच अंतर 8 का है, और होगा ही होगा। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा है तो इनके बीच का अंतर फिक्स है कि सेम होगा। अब जो भी होगा लेकिन हर जगह क्या होगा, सेम। जब भी इनके बीच का अंतर सेम आए तो आपको क्या करना है, एक बार इन सबको जोड़ लेना है। चलिए सर जोड़ लेते हैं, जोड़ना शुरू करिए। 51 और 59 को जोड़ेंगे तो सर ये 60 110 बनेगा। सर इनको अगर मैं जोड़ूंगा 37 और 29 को, तो इनको जोड़ेंगे सर ये 6 बनेगा, ये 66 बनेगा। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़िए 9 और 7 16 बनेगा, और 8 और 16 166 बनेगा। और इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो सर ये 10 बनेगा, ये 150 बनेगा। जोड़ लिया। जोड़ने के बाद बस देखो सबसे कम वैल्यू कहाँ मिला है, सर सबसे कम वैल्यू यहां मिला है। जिसका वैल्यू सबसे कम होगा वही वैल्यू मैक्सिमम होगा, वही वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वही वैल्यू मिनिमम होगा। तो मैं अगर इसमें पूछ लेता मिनिमम क्या है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसका है, तो ये मिनिमम हो जाता। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, ये, क्योंकि हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा है। √37 माइनस √29 का वैल्यू सबसे अधिक होगा। लॉजिक क्या है, क्लास में करा रखा है आपको, ठीक है। और शॉर्टकट पेपर में इस तरीके से आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले को देखिए, ये डीआई का क्वेश्चन है, आसान सा है। और डीआई पे तो यूट्यूब पे भी अपनी क्लास डली हुई है, और बहुत बेहतरीन क्लास डली, उसको एक बार देख लो, उसके बाद तो डीआई के लिए आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। और आप अपने अपने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करिए, दोस्तों को बताइए कि सर आरएस की बात करें, पीएसआई की बात करें, राजस्थान स्टेट के किसी एग्जाम की बात करें, फ्री में मॉक टेस्ट वगैरह अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। साथ साथ में सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आपको हर एक कोर्स मिल जाएगा, मैथ और रीजनिंग जहां जहां आता है पेपर के अंदर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई चार्ट है, ये देख रहे हैं आप। अच्छा पहले एक बात बताओ, अगर ये पाई चार्ट है तो आप खुद बताओ
सर ये कंप्लीट पाई चार्ट कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। अगर डिग्री में है तो 360 डिग्री, प्रतिशत में है तो 100%। तो सर अगर ये 90 है, ये 210 है, तो ये जेड कितना होना चाहिए? सर ये 120 है और 90 है, तो सर यह वैल्यू कितना बनेगा? तो आपने कहा सर 210 बनेगा। अगर ये 210 होगा तो सर इसको 150 डिग्री होना चाहिए। बोलोगे जी सर क्यों? क्योंकि तीनों मिलाकर 360 डिग्री होने चाहिए। तो सर ये जेड कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 150 डिग्री का। पहले ये बात क्लियर है कि सर x 90 डिग्री बना रहा है, y 120 डिग्री बना रहा है, तो z 150 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का। ठीक है, चलो आप आगे देखो क्या कह रहा है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। बाद के वर्ष में घटक एक्स वाई जेड के मूल्य क्रमशः 10%, 20% और 10% की वृद्धि होती है। तो तीनों घटकों के मूल्य 2009 में क्रमशः क्या थे? अच्छा, 2008 का डेटा दे रखा है। देखो 2008 का डेटा कितना है? 24,400 लिखा है। सन 2008 में 24,000 मूल्य की एक मशीन के घटक एक्स वाई जेड के मूल्य पाई चित्रों के द्वारा दर्शाए गए। ये पाई चित्र के द्वारा इनका मूल्य दर्शाया गया एक्स वाई जेड का। अब देखो समझना, सर किसकी किसकी बात हो रही है? एक एक्स घटक है, एक वाई है और एक जेड है। एक्स कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का। वाई कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 120 डिग्री का। और जेड कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 150 डिग्री का। इसको प्रतिशत में बदल के टाइम खराब नहीं करेंगे। सर इनका मैं रेशियो ले लेता हूं, ले लीजिए रेशियो। सर 30 से कट जाएगा 2 बार, 3 बार, सॉरी 30 से कट जाएगा यह 4 बार, और 30 से यह कट जाएगा 5 बार। तो मैं पूछूंगा यहां इनका टोटल कितना होगा? तो आप कहोगे सर 5, 4, 9 और 3 कितना? 12। और क्वेश्चन में इनका टोटल कितना दिया है? सर 24,000। बोलो हाँ या ना। सर यह कितने गुने पे बैठ रहा है? सर 2000 गुने पे बैठ रहा है। और ये डेटा कब का है? सर ये 2008 का डेटा है। ये कौन सा डेटा है? 2008 में एक्स वाई जेड का डेटा है। ठीक है, तो मैं पूछूंगा 2008 में x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे इसका 2000 गुना कर दीजिए 6000। इसका डेटा क्या होगा? तो 2000 का गुना कर दीजिए सर 8000। और इसका डेटा क्या होगा z का? तो 2000 का गुना कर दीजिए 10,000। तभी तो टोटल मिलाकर कितना बना होगा? 24,000। तो 2008 में इस 24,000 में से एक्स वाई जेड को कितना कितना मिला? एक्स को 6,000 मिला, वाई को 8,000 मिला और जेड को 10,000 मिला। पहले ये बात क्लियर हो गया, तब आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी एक्स वाई जेड को मिला है पिछले वर्ष में, उसमें एक्स में 10 बढ़ाओ, वाई में 20 बढ़ाओ और जेड में 10 बढ़ाओ। तो अब 2009 में इनका मूल्य क्या हो जाएगा? तो मुझे बताओ, एक्स में कितना % बढ़ाना है? 10%। वाई में कितना बढ़ाना है? सर 20%। और जेड में कितना बढ़ाना है? सर 10%। अब खुद बताओ, गधा से गधा बच्चा भी 10% बताएगा। कितना? 6,000 का 10% कितना होता है? 600। जैसे ही 600 बढ़ाओगे तो एक्स का मान अब क्या होगा? 6600। 8,000 का 20%, सर 10% 800 होता, 20% इसका 2 गुना कितना हो जाता? 1600। जैसे ही 1600 बढ़ाऊंगा तो सर वाई का मान कितना होगा? 9600। 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? सर 1,000। जैसे ही 1,000 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 11,000। मतलब 2009 का डेटा क्या होगा एक्स वाई जेड का? 6600, 9600 और 11,000, जो कि कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। चलिए बढ़ते हैं। अब ये डेटा देखो, ये भी पाई चार्ट है। अब देखो पाई चार्ट में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ये सारा डेटा दिया है। ठीक है, आगे यहां देखो, पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित पाई चार्ट एक परिवार के मासिक घरेलू बजट है, मतलब एक घरेलू बजट का पाई चार्ट है। ए भोजन को दर्शाता है, बी वस्त्र को दर्शाता, सॉरी सी वस्त्र को दर्शाता है, बी यातायात को, डी मकान किरायों को, एफ बचत को और ई विविध खर्च को। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि परिवार की मासिक बचत, बचत कितना है एक परिवार की? 4500, तो उसका मासिक इनकम क्या होगा ये बताना है। अच्छा, बचत कौन दर्शा रहा है? तो आप कहोगे सर बचत कौन दर्शा रहा है? एफ। तो सर बचत कितना है ये पता नहीं है। सर ये सारा डेटा किस में है? सर परसेंटेज में है। इसको सही करिए, ये सारा डेटा किस में है? सर परसेंटेज में है। ये सारा डेटा किस में है? परसेंटेज में है। और अभी थोड़ी देर पहले कहा था पाई चार्ट के अंदर कंप्लीट अगर डिग्री में होगा तो ये कंप्लीट मिलाकर 360 होगा, और परसेंट में होगा तो कंप्लीट मिलाकर कितना होगा? 100। तो इनको जोड़ लो। सर ये 20 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 20 और 20 40 हो गया, और ये 15 55 हो गया, ये 12 और 18 30 हो गया, 55 और 30 85 हो गया। तो सर इसको कितना डिग्री रखना पड़ेगा? 15 डिग्री, तभी तो 100 बनेगा। सर एफ का मान कितना होगा? तो आप यही तो कहोगे 100% माइनस कितना?
85%, कहने का मतलब 15%। कैसे? तो इन सबको जोड़ लिया, उसके अलावा कितना बचा? 15% और, तो 15F का मान होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सर क्वेश्चन में खर्च कितना है? 4500, प्रतिशत में हमें खर्च कितना पता है? 15, और हमसे पूछा इनकम क्या होगा, टोटल आय क्या होगा, तो आय अपने आप में 100%, तो 100 का मान पूछ दिया, 100 का मान निकाल दो। 15 से कितनी बार? 300 बार, और 300 में 100 का गुना कितना? 30,000। मतलब उस व्यक्ति की जो इनकम है वो कितने की है? 30,000 की। ऑप्शन नंबर बी अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। तो देखा, ये 2015 के पेपर का लेवल था। वैकेंसी 13 में आ गई थी, लेकिन पेपर 15 में हुआ था। वहां आपके 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या लेवल था? आपने चीजों को देखा है। ठीक है, अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए, सभी को बताइए कि जो भी बच्चे आरएस पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, अपने मैथ और रीजनिंग के पोर्शन को बहुत बेस्ट बना सकते हैं। आप 20 के 20 क्वेश्चन आरएस प्री में मैथ में ला सकते हैं और रीजनिंग में, क्योंकि प्री और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग मिलाकर टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ और रीजनिंग के। तो आप ये कंप्लीट नंबर ला सकते हो, और ये आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। जैसे कि कई बार पेपर क्या होता है, टफ बन जाता है जीके का, तो अगर मैथ रीजनिंग पे आपका अच्छा कमांड है, और इतना कमांड आप कर सकते हैं जिससे आप 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए पेपर में। ठीक है, इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। रीजनिंग रिसीसर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे आप हमें देख ही रहे हैं, अपने दोस्तों में भी क्या कर दीजिए, इनको एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।